बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 जो कि सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। ठोस अवस्था बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर का चैप्टर रहता है। ये चैप्टर पूरा बेस्ड है कि आप कितना इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे इस चौक के पीछे मैंने दूसरी चौक रखी है तो वो चौक का किस तरह से वो रखी होगी। कोई भी चीज़ है, जैसे मैं एक सरफेस बोलती हूँ, ये एक डिब्बा है, इसके पीछे एक डिब्बा और है और उस डिब्बे का जो दूसरी फेज़ है वो इस तरफ होगी। ये सारा आपको इमेजिन करना होगा। ये चैप्टर पूरा इमेजिनेशन पे, जितना अच्छे से आप इमेजिन करोगे इसको उतनी वो चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि हम जो भी हम इस सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे वो क्या होगा, 3 डायमेंशन के सारी चीज़ें आएगी। 3 डायमेंशन जो कि हमको पूरा बोर्ड पे अगर हम समझाए या पेपर पे देखें तो दिखाई नहीं देगा। पीछे का जो 3D है वो हम पीछे वाले को नहीं देख पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा हमको कुछ चीज़ों के लिए। बाकी ये चैप्टर बहुत अच्छा है, समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ठोस अवस्था होती क्या है, कहाँ से आई है ठोस अवस्था, किसकी ठोस अवस्था की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं पदार्थ पे। पदार्थ क्या होता है, जिसमें वॉल्यूम होता है और द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरते हैं और उसमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो ये जो आपने पदार्थ देखे, उस पदार्थ की 3 अवस्थाएं आपने देखी हुई है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं आपने देखी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन 2 अवस्थाओं के बारे में तो आप 11th में पढ़ चुके हैं। द्रव्य की अवस्था वाला चैप्टर था 11th में, उसमें हम इन 2 अवस्थाओं के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक सॉलिड स्टेट जो है, जो हमको कहाँ पढ़नी है, 12th में पढ़नी है। इस सॉलिड स्टेट में क्या होता है, कैसे कैरेक्टर होते हैं। जैसे हमने लिक्विड और गैस के बारे में देखा था कि हमने सारी चीज़ की इनके नियम देखे थे, गैसों के नियम, और ये बहुत सारी चीज़ें हमने गैस और द्रव के बारे में पढ़ी थी। पृष्ठ तनाव क्या होता है, श्यानता क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। इसी तरह से हम डिटेल इस चैप्टर को 12th क्लास में पढ़ेंगे। ठोस अवस्था क्या होती है, ठोस के गुण क्या होते हैं। ठोस है क्या, कोई भी पदार्थ है उसके बारे में बात हो रही है, वो क्या कहला रहा है, ठोस। तो ठोस के जो कैरेक्टर है, जो सबसे पहला इसका गुण होता है, वो पहला गुण क्या है, इसका फिक्स्ड शेप रहता है ना। फिक्स्ड शेप रहता है, निश्चित आकार ठोस है। जैसे मैंने एक चौक को मैंने क्या बोला, ये एक ठोस है। तो ठोस है तो इसका एक शेप है, इसको हम तोड़ते जाएंगे तो शेप, इसके अलग अलग शेप बनते जाएंगे। ठीक है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, ये सब क्या है, ठोस है। तो इन सब के क्या है, अलग अलग शेप्स है। ठीक, तो एक निश्चित आकार होता है। जैसे आइस क्यूब है, तो हम आइस क्यूब को हम देखते हैं कि अगर हम एक कटोरी में, एक ग्लास में अगर हम आइस को जमाते हैं, है ना, बर्फ़ को रखते हैं फ्रीज़र में, पानी को जब फ्रीज़र में रखते हैं, तो अगर हम ग्लास में पानी भर के रखेंगे तो उस बर्फ़ का शेप उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर हम आइस क्यूब की ट्रे में रखेंगे, है ना, ट्रे में रखते हैं तो उसका शेप कुछ अलग होता है। तो इसका क्या होता है, एक निश्चित आकार होता है। कोई भी जो सॉलिड होगा उसका निश्चित आकार होगा और उसी के साथ साथ एक निश्चित उसका वॉल्यूम भी होगा। ठीक है, निश्चित आयतन भी होगा, आयतन भी निश्चित हो जाता है, उसका शेप निश्चित हो जाता है। अगर हम आइस क्यूब को एक प्लेट में रखें तो क्या उसका वॉल्यूम अलग होगा, और एक बड़ी या हम कहें कि हमने एक ग्लास में रखा है तो क्या उसका शेप चेंज हो जाएगा, उसका आयतन चेंज हो जाएगा, नहीं। हम जैसे सपोज कर रहे हैं कि हमने 1 लीटर की एक बॉटल दी है, 1 लीटर की बॉटल है। अब बॉटल जो है, वो बॉटल क्या है, उसमें वाली हम लिक्विड भर सकते हैं, लेकिन वो बॉटल उसको वो कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। ठीक है, तो अगर मैं कह रही हूँ कि 1 लीटर की बॉटल है तो उसमें 1 लीटर हम पानी भर सकते हैं। अगर वो बॉटल खाली है तो उसमें एयर भी होगी, तो वो एयर भी कितनी होगी, 1 लीटर ही होगी, उसमें वॉल्यूम चेंज थोड़ी होगा।
1 लीटर की बॉटल है तो ऐसा थोड़ी है कि एयर उसमें 2 लीटर आ जाएगी और पानी 1 लीटर आएगा। हमने जो बोला है कि बॉटल एक सॉलिड है ना, तो बॉटल सॉलिड है तो उसमें जितना उसका आयतन है, फिक्स वॉल्यूम क्या है उसका कि वो 1 लीटर उसमें आ सकता है। तो 1 लीटर पानी भी आएगा तो 1 लीटर उसमें एयर भी आ सकती है। इस तरह से इसका निश्चित आकार, निश्चित आयतन होता है। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट होता है कि ठोस के जो कण होते हैं, ठोस के कण बहुत पास होते हैं। ठोस के कण पास होते हैं। जैसे ये हम बनाते हैं, ठोस के कण पास है कि उनको जहाँ पर भी स्पेस मिलेगा वो कहाँ रहेंगे, पास। ठीक है, जैसे एक बॉक्स में मैंने बॉल्स डाल दी है, तो बॉल्स कहाँ होगी? अगर आप बॉल को चाहोगे कि एक बॉल तो नीचे चली जाए, एक बॉल ऊपर रहे, तो सब पॉसिबल है? वो कहाँ चलेगी? उसके पास ही जाके रहेगी। ठीक, तो जैसे सॉलिड है तो सॉलिड कहाँ होते हैं? सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास होते हैं। पास होते हैं तो उसके कारण एक और इनकी प्रॉपर्टी हो जाती है, क्या होता है? इनका आकर्षण बल ज़्यादा होता है। ठीक है, कौन सा आकर्षण? आकर्षण बल भी तो कई तरह के हैं। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ? क्या इस मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल से आकर्षण है या इस मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल से आकर्षण है? किस आकर्षण की बात कर रहे हैं हम? इतने डिस्टेंस पर? या फिर मैंने ये सॉलिड लिया है, मैं बात कर रही हूँ क्या इस मॉलिक्यूल के इस मॉलिक्यूल से आकर्षण की? नहीं, आकर्षण जो है वो कहाँ है? इनके पास वाले मॉलिक्यूल में है ना। अब पास वाले मॉलिक्यूल क्या है? अलग अलग मॉलिक्यूल। जैसे एक ये मॉलिक्यूल है, ये ए का मॉलिक्यूल, ये बी का मॉलिक्यूल, तो ए के पास क्या है? बी के पास ए के पास बी। इस तरह के मॉलिक्यूल्स क्या है? पास है। तो मॉलिक्यूल जो दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दो मॉलिक्यूल के बीच में आकर्षण है, तो इसको क्या बोला? जब दो अलग अलग होते हैं मॉलिक्यूल और उसके बीच में आकर्षण बताते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? अंतरा अणुक आकर्षण बल। तो इनके बीच में क्या होता है? अंतरा अणुक आकर्षण बल होता है। अंतरा अणुक आकर्षण बल, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, है ना, इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर यानी अलग अलग, और इंटर यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो इंट्रामॉलिक्यूल अलग अलग मॉलिक्यूल, कौन से अलग अलग मॉलिक्यूल? डिस्टेंस वाले नहीं, जो कि नज़दीक वाले हैं, है ना। दो पास जो मॉलिक्यूल है, उन मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। जैसे इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसका इससे अट्रैक्शन है, ठीक है। क्या हो रहा है? पास के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो क्या है? इंट्रामॉलिक्यूल अट्रैक्शन। तो यहाँ क्या होता है? अंतरा अणुक आकर्षण बल होता है। इसके बाद आता है कि ये अगला जो आता है कि अब जब इसमें अब कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल बहुत पास है। अब इन मॉलिक्यूल्स को, जैसे मैं एक गैस के मॉलिक्यूल्स में बताती हूँ कि गैस के मॉलिक्यूल इस तरह से हैं, और सॉरी ये लिक्विड बताया मैंने। अब गैस के मॉलिक्यूल्स जो मैं बता रही हूँ इस तरह से इसमें फैले हुए हैं, ठीक है। अब जब मैं इस पे प्रेशर डालती हूँ तो ये मॉलिक्यूल कहाँ चले जाएंगे? ये मॉलिक्यूल इसकी तरफ आएगा, ठीक है। ये मॉलिक्यूल क्या होगा? इसकी तरफ आ जाएगा। ये मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाएगा। जब मैं इस पे प्रेशर डालती हूँ तो ये क्या हो रहा है? दब रहे हैं, संपीड़ित हो रहे हैं। इसी तरह से जब मैं गैस के मॉलिक्यूल पे प्रेशर डालती हूँ तो गैस के मॉलिक्यूल तो और डिस्टेंस पर है, तो गैस के मॉलिक्यूल का पढ़ चुके हैं अपन, संपीड़न ज़्यादा होता है, यानी इसको जब दबाया जाता है तो मॉलिक्यूल कहाँ आ जाते हैं? पास आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब ऑलरेडी पास में है, सपोज आप एक बेंच पे बैठे हैं, 4 जनों की बेंच है, 4 बच्चे एक बेंच पे बैठ सकते हैं। अब मैं कह रही हूँ कि एक को और सेट करना है, यहाँ खसको थोड़ा सा इधर, ताकि ये भी सेट हो जाए, तो कहाँ जगह? आप लोग खसकोगे तो एक नीचे थोड़ा सा गिरने की स्थिति में होगा। वो क्यों? क्योंकि इसका स्पेस इतना, आप पहले ही इतने पास बैठे हैं, ठीक है। 5 जनों को मैंने बिठा दिया, 4 की बेंच है, फिर भी मैंने 5 जनों को बिठा दिया। अब मैं कह रही हूँ एक बच्चे को और शिफ्ट करो, यहाँ पर बैठाओ, तो वो
पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो पहले से ही पास पास बैठे हुए हैं, आपको कितना दबाया जा सकता है? नहीं दब सकते। तो यहाँ पर इसी तरह से मॉलिक्यूल जो पहले से ही पास पास हैं उनमें स्पेस ही नहीं है कि वो और दब सके, तो वहाँ पर वो और प्रेशराइज जब करेंगे तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए इनका ये क्या होते हैं? असंपीड्य। क्या होते हैं? असंपीड्य। असंपीड्य समझ में आया? इनको दबा के मॉलिक्यूल्स को पास पास नहीं लाया जा सकता। गैस में और द्रव अवस्था में ये कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये नहीं हो सकता। ठीक, नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं हम कि हम ये कह रहे हैं कि इसको संपीड़ित नहीं कर सकते, है ना, ये असंपीड्य, संपीड़ित नहीं कर सकते, लेकिन क्या ये अपनी जगह से हिलडुल भी नहीं सकते? सपोज करो कि आप, जैसे अभी मैंने बताया कि आप बेंच पे बैठे हैं, या फिर आप देखिए कि आप किसी भीड़ वाली, अभी तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ रहा है। सपोज आप मेले में गए, बहुत भीड़ भाड़ हो रही है, या आप देखें सिटी बस में, आप देखते हैं कि कितनी बस भरी हुई रहती है ना, बस भरी हुई रहती है, और इतनी बस भरी हुई है कि बिल्कुल गेट तक सब लोग उसमें फंसे हुए हैं। अब आपसे कह रहे हैं कि आपको वो किराया मांग रहा है बस वाला, और जब आप अपनी जेब में से पैसे निकालना चाह रहे हैं तो आप इतने फंसे हुए कि आपने एक हाथ से तो ऊपर पकड़ रखा है उसको, तो आप अपनी जेब में हाथ भी नहीं डाल पा रहे। ठीक है, आप मतलब उसमें से कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे। लेकिन जब आपको कहीं जैसे बाहर जाना है, निकलना है, तो आप क्या करोगे? भले आप उस जगह से मूव नहीं करोगे, लेकिन आप उस जगह पे हिलडुल तो सकते हो, कंपन तो कर सकते हो, थोड़ा सा इधर इधर घूम सकते हो। तो इसी तरह से ये मॉलिक्यूल पास पास नहीं होंगे, दब नहीं सकते, संपीड़ित नहीं हो सकते, लेकिन इन मॉलिक्यूल को कंपन इनमें हो सकता है। ये अपने स्थान पर, जहाँ पर ये हैं, उस स्थान पर थोड़ा सा हिलडुल सकते हैं, कंपित हो सकते हैं, है ना, इनमें ऑसिलेशन हो सकता है, कंपन हो सकता है अपनी स्थिति, अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द। जहाँ पर ये मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द ये आसपास ये कंपित हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि कंपनशील है, कंपनशील हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि जब ये जब इतने पास पास है, जब ये मॉलिक्यूल इतने पास पास है, और मैं आपको डेंसिटी, आप सभी जानते हैं डेंसिटी क्या होती है? घनत्व। जैसे सपोज मैं इतने एरिया का मैं घनत्व निकालना चाहती हूँ, ये मैंने लिया है, इतना एरिया, डेंसिटी क्या है? द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, तो मैंने इतने स्पेस का मैंने डेंसिटी में पूछ रही हूँ। तो अगर मैं इतने स्पेस की डेंसिटी यहाँ गैस के लिए पूछ रही हूँ, तो इसमें केवल कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल। इसमें आपको इतने में कितने दिख रहे हैं? 4 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। और यही चीज़ अगर मैं इतने एरिया में इसमें देखूँ तो बहुत पास पास ज़्यादा मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। तो भीड़ भाड़ किस में ज़्यादा दिख रही है? ठोस में। तो ठोस का घनत्व कंपेरिजन टू गैस एंड लिक्विड क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। घनत्व ज़्यादा यानी कि जो एरिया हमने दिया है, जो एक वॉल्यूम बताया है, उस वॉल्यूम में जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे, वो पार्टिकल होने के कारण, भीड़ भाड़ होने के कारण उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। तो इसका 7th पॉइंट है इसका घनत्व। घनत्व इसमें अधिक होता है। ठीक है, क्या क्या हो गया? निश्चित आकार हो गया, निश्चित आयतन हो गया, ठोस के कण पास पास होते हैं जिसके कारण उनमें अंतरा अणु का आकर्षण बल होता है। पास पास होने के कारण उनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, और जब पास पास होते हैं तो संपीड़ित तो नहीं हो सकते, लेकिन अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द वो कंपित हो सकते हैं। और जब पास पास होते हैं तो उसके कारण इनका घनत्व अधिक होता है। इसके बाद आप सोचिए कौन सा पॉइंट आता है, और क्या बच गया? और क्या हम बता सकते हैं? सपोज जैसे एक
पात्र में मैंने एक बीकर में मैंने या एक टेस्ट ट्यूब का एग्जांपल लेती हूँ। टेस्ट ट्यूब में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जैसे कि क्लोरीन गैस निकल रही है ना, HCl गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, या हम कार्बोनेट की टेस्ट देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या हमको कुछ करना पड़ रहा है, उसको पुश करना पड़ रहा है, तब जाके उसके मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हैं? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, जैसे ही उसको टेस्ट ट्यूब खुली दिखी तो वो क्या हो गई, उस टेस्ट ट्यूब के बाहर निकलने लगे, उसके मॉलिक्यूल्स बाहर आने लगे। लेकिन अगर हम उस टेस्ट ट्यूब में जो हम टेस्ट करते हैं इसकी, है ना, कार्बोनेट की जो हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं, तो उस कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए आप लेते होंगे कि हमने एक टेस्ट ट्यूब में तो क्या ले लिया, यहाँ पर लाइम वाटर ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, लाइम वाटर। अब जब हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस देख रहे हैं तो हमने यहाँ पर क्या डाल दिए, एक यू ट्यूब करते हैं। यू ट्यूब से क्या हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकली वो कहाँ चली गई, लाइम वाटर में, जिससे लाइम वाटर क्या हो गया, दूधिया हो गया। लेकिन अगर मैं ये नहीं लगाती हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या दूसरी जगह जाएगी, वो कहाँ चली जाएगी, इसके मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाएंगे, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अपने आप जा रहे हैं, विसरण का गुण। ऐसे ही आप देखते हैं नील या कोई भी कलर हम पानी में जब डालते हैं तो एक दो ड्रॉप हम डालते हैं तो उस एक दो ड्रॉप को वो अपने आप घुलने लग जाती है। इस गुण को क्या कहते हैं, विसरण। अपने आप को मतलब अपने आप जाना, विसरित होना। जैसे गैस के मॉलिक्यूल भी अपने आप क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं। ऐसे ही लिक्विड को भी हम जैसे जैसे अगर खुला चीज़ दिखती है, पानी अगर कहीं पे गिर गया, ग्लास ढुल गया, ग्लास टेढ़ा हो गया, उसमें से पानी निकल गया, तो वो क्या होगा, अपने आप विसरित हो जाएगा, अपने आप वहाँ से बहने लग जाएंगे। क्या सॉलिड में ऐसा होता है? सॉलिड के मॉलिक्यूल अगर मैंने इस पात्र को खुला छोड़ दिया तो ये सॉलिड क्या होंगे, ऊपर की तरफ निकलने लग जाएंगे, अपने आप नहीं निकले। हाँ, वो बात अलग है क्योंकि अलग अलग हम गुण पढ़ चुके हैं। अगर ऊर्ध्वपातित पदार्थ लेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे क्योंकि उसका गुण है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें ऊर्ध्वपातन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सॉलिड के गुणों की बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर इसके लिए क्या गुण हो गया कि इसमें विसरण सबसे कम होता है, विसरण का गुण इसमें नहीं होता है या सबसे कम, विसरण का गुण कम होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट समझ में आए। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसके क्या क्या वर्गीकरण। इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, है ना, सॉलिड का, ठोस का वर्गीकरण। दो आधार पे ठोसों का वर्गीकरण होता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। जो ठोस के अंदर जो पार्टिकल हैं, जो कण, पार्टिकल क्या होते हैं, कण यानी आयन भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और अणु भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उन सबको क्या बोलते हैं, पार्टिकल बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, कि जो पार्टिकल है वो किस तरह से अरेंज है ना, उसके आधार पर हम इसका वर्गीकरण देखेंगे। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ पार्टिकल, कि वो उसमें बॉन्ड कैसा है, जो पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं, बॉन्डेड है, वो कैसा बॉन्ड है, उसमें आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कि कौन सा बॉन्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इसमें दो प्रकार के सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और इसको अक्रिस्टलीय ठोस। अब आपने नमक जो होता है वो क्रिस्टलीय सॉलिड में आता है। आपने देखा होगा नमक के आप कण देखो, एक कण आप देखोगे तो उसका शेप बिल्कुल फिक्स होता है। आप ऐसे दो चार कणों को देखो तो दो चार जब देखेंगे आप तो उसमें आपको हर एक नमक का जो कण है वो एक निश्चित आकार में दिखाई देगा। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल हमको कहते हैं। जैसे डायमंड है,
हीरा, है ना। डायमंड प्योर तो नहीं देखा होगा, लेकिन अगर जैसे नग जिसको हम बोलते हैं, उसमें आप देखा होगा एक शेप होता है, कहीं यहाँ से इस तरह की सरफेस होती है, किसी में 8 सरफेस दिखाई देती है, किसी में कितनी दिखाई देती है। तो ऐसे अलग अलग उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है। तो वो सब जो भी शेप होते हैं वो सब किस में आते हैं, क्रिस्टलाइट सॉलिड में। ठीक, अक्रिस्टलीय जैसे आप प्लास्टिक है, ये भी एक सॉलिड है, लेकिन प्लास्टिक अक्रिस्टलीय में आता है। वो हम कैसे आता है वो अब आगे समझते हैं कैसे आता है। इसका पहला पॉइंट है, अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय आकार में होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको नमक का एग्जाम्पल दिया कि नमक का जो होगा वो शेप बिल्कुल ऐसा फिक्स होगा, मतलब जैसा एक क्रिस्टल को आप उठा के देखें तो वो वैसा ही होगा जो दूसरे क्रिस्टल के समान होगा ना। दूसरे दो अलग अलग कण लो आप नमक के, तो आप दोनों के शेप में कोई अंतर नहीं दिखेगा आपको। तो एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, और इसमें ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, किसी कण में होगा तो किसी में नहीं होगा। नेक्स्ट है, अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी होती है। दीर्घपरासी का मतलब एक जो पैटर्न चल रहा है, पैटर्न चल रहा मतलब जैसे यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल्स बताया कि ये इतनी डिस्टेंस पर है, अब मैंने ये बना दिया, ठीक है, इनका मैंने डिस्टेंस बराबर बराबर लिया। फिर अगली लाइन मैंने ऊपर वाली जैसी ले ली, ठीक है, फिर अगली लाइन ये सेकंड लाइन जैसी ले ली, ठीक। तो ये क्या है, एक दीर्घपरासी। अब देखते हैं कैसे दीर्घपरासी है, कि जब हम इनको मिलाते हैं, ठीक है, एक तो मैंने ये मिलाया, एक मैं ये इसको मिला रही हूँ, तो एक पर्टिकुलर आपको शेप नज़र आ रहा है। देखो डार्क कर देती हूँ मैं, यहाँ से यहाँ, ये ऐसे मिला दिया, देखो एक क्यूब बन गया, एक शेप नजर आई, एक व्यवस्था बनी। इसी तरह से हम आगे भी बना सकते हैं, जैसे मैंने इनको मिलाया, ऐसे आगे भी हम बनाएंगे तो वो इसी तरह से एक पर्टिकुलर शेप बन जाएगा। तो ये क्या होता है, दीर्घपरासी। मैंने जैसे यहाँ पे बनाया है कि ये शेप यहाँ बना है, इसी तरह से मैं आगे वाले जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे मैंने इतने ही मॉलिक्यूल बनाए थे, अब मैं इन मॉलिक्यूल्स को आगे बढ़ाती हूँ और उनको इसी तरह से ज्वाइंट करती हूँ, तो वो क्या होंगे, वो ऐसे इसी तरह से क्यूब हर जगह पे हमको मिलेंगे। तो ये क्या है, दीर्घपरासी व्यवस्था। जो अरेंजमेंट है वो एक फिक्स अरेंजमेंट है, और इनका पैटर्न फिक्स है कि अगर ये शेप बन रहा है तो ये शेप बनता जाएगा, अगर कहीं सर्कल बन रहा है बीच में तो सर्कल बनता चले जाएंगे। उनके जो कणों के जो, क्योंकि एक हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं, जैसे मैंने एक बीकर में मैंने नमक ले लिया, अब नमक का मैं कोई एक कण नहीं ले रही हूँ, मैं नमक के बहुत सारे कण ले रही हूँ, ठीक है। अब वो कण जो हैं वो आपस में उस एक कण के अंदर, नमक का जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल क्या होता है, ऐसी निश्चित ज्यामिति में होता है, ठीक है। तो निश्चित ज्यामिति में ये पैटर्न में होते हैं, तो वो एक क्रिस्टल के पास दूसरा है, दूसरे के पास, इस तरह से क्रिस्टल की एक ये जो कण है वो कण ऐसे निश्चित ज्यामिति में होते हैं, ठीक। और यही चीज़ हम इसमें देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें कहीं पर भी, जैसे मैंने एक लाइन ये बनाई है तो हो सकता है ये दूसरी यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तीसरा यहाँ आ जाए, फिर ये अगर मैं इसको मिलाकर इस तरह से बनाना चाहती हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको जैसे ज्वाइंट करा मैंने तो ये ऐसा बन रहा है, ठीक। नीचे वाला लेते हैं तो ये ज्वाइंट ही नहीं हो पा रहा है, कुछ पैटर्न ही इसमें नहीं बन पा रहा है, कोई शेप नहीं बन पा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कहीं पर कोई शेप बनेगा और वापस वो कहीं और जाके नहीं बनेगा। ये क्या हो रही है, हर एक पैटर्न की यहाँ पे पुनरावृत्ति। अगर हमने यहाँ पे पैटर्न ये शुरू करा है, ये क्यूब अगर बन रहा है तो उसमें हम पूरे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये क्यूब बनता जाएगा, किसी में सर्कल बन रहा है तो सर्कल बनता चला जाएगा। तो ये क्या है, एक नियमित पैटर्न है, इसे क्या बोला है, दीर्घपरासी। और इसमें फिक्स नहीं है, कहीं पर बनता है कहीं पर नहीं बनता, कहीं तो सर्कल बन गया लेकिन आगे जाके थोड़ा बहुत लंबा जाके वो वहाँ पे सर्कल नहीं बन रहा। इस तरह से ये दीर्घपरासी होते हैं, और अमॉर्फस जो कि अक्रिस्टलीय क्या होते हैं, लघुपरासी।